In the last video, I talked about the Bhakti movement and Sufism. सूफिज्म में हमने दो ऑर्डर्स देखे थे, एक चिश्ती ऑर्डर और दूसरा था सुरावर्दी ऑर्डर। उसके बाद हमने सूफिज्म के मेन एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करी थी, जो था लव, डिवोशन और सेल्फ डिसिप्लिन। फिर हमने भक्ति मूवमेंट की बात करी थी, जिसमें हमने काफ़ी सेंट्स के बारे में देखा था। 9th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, शंकराचार्य ने करा था। फिर हमने 12th सेंचुरी में प्रोमिनेंट जब हुआ था, तब हमने देखा था कि रामानुज आए थे। फिर हमने रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और काफ़ी लोगों की बात करी थी। और लास्ट वीडियो में हमने भक्ति मूवमेंट के इंपॉर्टेंस की बात करी थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। और उससे पहले हम दिल्ली सल्तनत खत्म कर चुके थे। तो हमने देखा था कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, और ये हुई थी सिकंदर लोदी और बाबर के बीच में। और बाबर सिकंदर लोदी का असैसिनेशन करके इंडिया में मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो अब तक हमने 1526 तक की पॉलिटिकल डेवलपमेंट देख ली थी। अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। 1336 का पीरियड चल रहा है, मतलब 14th सेंचुरी। और इस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? इस टाइम पे थी तुगलक डायनेस्टी। हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज में थी। एक स्लेव डायनेस्टी, दूसरी थी खलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ सईद और लास्ट में लोदीज। तो तुगलक डायनेस्टी जो रूल कर रही थी, वो कर रही थी 1320 से 1414 तक। ये टाइम पीरियड था तुगलक डायनेस्टी का। और 1336 की बात चल रही थी। और उस टाइम पे जो रूलर थे, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। हमने देखा था कि इनका काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मिडिवल हिस्ट्री में। अब याद करिए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, मतलब ये टाइम चल रहा है 1314 1315 का, जब अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहे थे। उन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करी थी साउथ तक, जिसमें उन्होंने जितना भी साउथ था मदुराई तक अपना किंगडम एक्सटेंड कर दिया था। और फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे, तो ये सारा जो पोर्शन था जो अलाउद्दीन खिलजी ने एनेक्स करा था, वो सब दिल्ली सल्तनत में उन्हें मिला था। बट मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी की वजह से और इनके रेन के लास्ट में आते आते हमने देखा था कि बहुत सारे जो प्रोविंसेस थे दिल्ली सल्तनत में, वो इंडिपेंडेंट होने लगे थे। उनमें से ही एक था विजयनगर एम्पायर। ये 1336 में इंडिपेंडेंट हो गया था। दूसरा था बहामनी किंगडम, ये 1347 में इंडिपेंडेंट हो गया था। एक था मदुराई सल्तनत, और ये भी इंडिपेंडेंट हो गई थी। अब ये मदुराई सल्तनत बनी कैसी थी? हमने देखा था खालजी डायनेस्टी के टाइम पे ही, जब उन्होंने साउथ में कॉन्क्वेस्ट करी थी, तो मदुराई में रूल कर रहे थे पल्लव्स, और उन्होंने पल्लव्स को हटा के एनेक्स कर लिया था उनका किंगडम। तो ये पूरा दिल्ली सल्तनत में था। पर जब मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के एंड में उन्हें पता था मोहम्मद बिन तुगलक अब वीक हो रहे हो, कि पॉलिसी भी बहुत बेकार थी, तो सब उनसे काफी परेशान थे। मदुराई में जो गवर्नर है, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे दिल्ली सल्तनत से और अपने मदुराई सल्तनत बना लेते हैं। तो ये 1330 और 1340 का टाइम है, जब ये सारे किंगडम स्टैब्लिश हुए थे। तो अब चल रही है 14th सेंचुरी, और हम 16th सेंचुरी तक देख चुके हैं। 1526 तक हम पढ़ चुके हैं। तो इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी हम 14th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसमें हम विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में बताऊंगा, बहामनी किंगडम मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले सोर्सेज देखते हैं। तो 4 सोर्सेज है जिससे हम पूरे विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लिटरेरी सोर्स, फिर फॉरेन ट्रैवलर, इनके जो अकाउंट्स होते थे वो, फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है और कुछ न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज है। लिटरेरी सोर्सेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है कृष्णदेव राय का वर्क, जो है अमुक्त मर्यादा। कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है विजयनगर किंगडम के, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा सोर्स है गंगा देवी का मधुरा विजयम। ये मधुरा विजयम वर्क है, ये कुमार कंपन, जो विजयनगर के अर्ली डायनेस्टी के रूलर थे, वो मदुराई को एनेक्स करते हैं। ये मधुरा विजयम में डिस्क्राइब हो रखा है। और लास्ट लिटरेरी सोर्स है अलासनी पेदाना का मनुचिरतम। तो 3 लिटरेरी सोर्सेज है, एक कृष्णा देव राय का अमुक्त मालदा, दूसरा गंगा देवी का मधुरा विजयम, और तीसरा अलासनी पेदाना का
मनुचिरतम। ये नाम आपको याद होने चाहिए, प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर दूसरी सोर्स को हम देखेंगे जो है फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था जब हम तुगलक के बारे में देख रहे थे, स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इब्न बतूता जो एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, उन्होंने ये लिखा था कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल चेंज करी थी दिल्ली से दौलताबाद, और सब लोगों को फोर्स करा था कि वो दिल्ली से दौलताबाद में ट्रैवल करे। फिर निकोलो दे कॉन्टी, ये वेनेथियन ट्रैवलर थे, ये भी इंडिया में उन्होंने विजिट करा था। फिर अब्दुल रजक, ये पर्शियन ट्रैवलर थे, और डोमिंगो पाइस, ये पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। तो इन सबके अकाउंट्स भी हमें विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है देवराय टू की। ये कृष्णा देवराय अलग है, ये देवराय टू अलग है। तो इन देवराय टू की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है श्रीरंगम में, और ये पूरे विजयनगर रूलर्स की जिनोलॉजी और अचीवमेंट्स को बताते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन या फिर एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाती है, तो इसे आपको याद रखना है, देवराय टू की श्रीरंगम पे कॉपर प्लेट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम्पी रुइंस, हम्पी जो विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी, और हमें पता है कि हम्पी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो हम्पी रुइंस और विजयनगर के कुछ अदर मॉन्यूमेंट्स, ये भी हमें कल्चरल कंट्रीब्यूशन का थोड़ा बहुत आइडिया देता है विजयनगर एम्पायर की। और लास्ट जो सोर्स है वो है न्यूमिस्मैटिक सोर्स, जिसमें हमें कॉइन्स मिले जिसमें फिगर्स और लेजेंड्स बने हुए हैं और उनके टाइटल्स और अचीवमेंट्स लिखे हुए हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। लिटरेरी सोर्स में कृष्णा देव राय की अमुक्त माल्याद, गंगा देवी की मदुराई विजयम, अलासनी पेदाना की मनुचिरतम, ये तीनों लिटरेरी सोर्स है। जो ये मदुराई विजयम है, ये क्या बताती है? ये कुमार कंपन जो एक विजयनगर के अर्ली रूलर थे, उनका एक्सपीडिशन बताती है मदुराई में। फिर कुछ फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट भी है जैसे इब्न बतूता का, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की एक पॉलिसी के बारे में डिस्क्राइब करा था, जो दिल्ली से उन्होंने अपनी कैपिटल दौलताबाद में शिफ्ट करी थी, तो इन्होंने उसके सब इफेक्ट्स बताए थे। फिर निकोलो दे कॉन्टी वेनेशियन ट्रैवलर थे, अब्दुल रजक ये पर्शियन ट्रैवलर थे, और डोमिंगो पाइस ये पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में देवराय टू का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें मिला था श्रीरंगम में। और ये क्या बताता है? ये जिनोलॉजी और अचीवमेंट्स बताते हैं विजयनगर रूलर्स के। हम्पी रुइंस, हम्पी कैपिटल हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर की, और कुछ और भी मॉन्यूमेंट्स, ये भी कल्चरल कंट्रीब्यूशन बताते हैं विजयनगर की किंगडम की। और फिर न्यूमिस्मैटिक सोर्स, कॉइन्स में फिगर्स और लेजेंड्स मिले थे जो टाइटल्स और अचीवमेंट को एक्सप्लेन करते थे। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। पूरे विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज ने रूल करा था। सबसे पहले संगम ने, फिर सलुवा रूल करते हैं, फिर तुलुव, और लास्ट में अराविद। ये 4 डायनेस्टीज रूल करेंगे, और जो इनका पीरियड होता है वो 1336 से 1672 तक होता है। तो विजयनगर का जो किंगडम है या फिर एम्पायर है वो 1336 में बनता है और 1672 तक, मतलब 17th सेंचुरी तक रहता है। तो 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक। अब हम असली चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो मैंने आपको बताया कि 1336 से 1672 तक 4 डायनेस्टीज रूल करेगी, और सबसे जो पहली डायनेस्टी है वो है संगम डायनेस्टी। तो विजयनगर जिन लोगों ने फाउंड करा, हरिहर और बुक्का, ये दोनों संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 1336 में इन्होंने ये विजयनगर एम्पायर को फाउंड करा। हरिहर और बुक्का, ये दोनों हम इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में कि विजयनगर एम्पायर किससे फाउंड करा। तो आपको लिखना है हरिहर एंड बुक्का, ये दो अलग अलग लोग थे। हमने देखा था कि कलकत्ता रूलर्स थे वारंगल के, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने हरा के उनका एरिया नेक्स्ट कर लिया था। तो हरिहर और बुक्का कलकत्ता रूलर ऑफ वारंगल के अंडर में आते थे। उसके बाद ये कंपिली गए, और वहां पे इन्हें जेल में डाला गया और इस्लाम में कन्वर्ट करा गया। ये तब की बात है जब अलाउद्दीन खिलजी ने एनेक्स कर लिया था वो एरिया, वारंगल को एनेक्स कर लिया था। तो इन्हें काम्पली भेजा, और काम्पली में इन्हें जेल में डाला, और फिर इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया। जो ये काम्पली है, ये एक हिंदू किंगडम था, और ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहा था। तो
ये 1327 में ख़त्म हो जाता है कंप्लीट। एक तो दिल्ली सल्तनत की फोर्स इस पर अटैक कर देती है, और दूसरा यहाँ के लोग जौहर परफॉर्म कर लेते हैं। वो मेल भी थे और वो फीमेल भी थे, मास सुसाइड कर लेते हैं, और ये जो कंपली हिंदू किंगडम है ये ख़त्म हो जाता है। जो लोग बच गए थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था और इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया था। तो जो हरिहर और बुका है वो दोनों कंपली से पकड़े गए थे और उन्हें फिर पकड़ के इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया था। तो पहले टाइम पे ऐसे ही था, मुस्लिम रूलर्स के जो कमांडर्स थे वो हिंदूज को पकड़ते थे, या तो उन्हें मार देते थे या फिर फोर्सफुली उनका रिलीजन का कन्वर्जन करा देते थे, क्योंकि वो सब इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे इंडिया को। इनिशियली उनका कुछ ऐसा मोटिव नहीं था कि वो इंडिया में सेक्युलरिज्म लाना चाहे, मतलब हिंदू और मुस्लिम बराबर बराबर रहे, ऐसा नहीं था। वो पूरे इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, तो उसकी वजह से वो फोर्सफुल कन्वर्जन करते रहते थे। ये लोग वापस हिंदू बन जाते हैं। एक सेंट होता है विद्यारण्य, ये ये विद्यारण्य इन दोनों हरिहर और बका को वापस हिंदू बना देता है। और 1336 में जब मोहम्मद बिन तुगलक वीक होता है तब ये अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, प्रोक्लेम करके विजयनगर सिटी को फाउंड करते हैं। ये तुंगभद्रा रिवर के साउथ बैंक में था। ये तुंगभद्रा रिवर ऐसे यहाँ कहीं है, और ये इस साइड ये विजयनगर सिटी थी। इसकी कैपिटल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, हम्पी। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर। तो आपको पता चल गया कि इन दोनों ने इंडिपेंडेंस कैसे प्रोक्लेम करी। सबसे पहले हरिहर और जो भोका थे ये ककतिया रूलर्स जो वारंगल में थे उनके अंडर में काम करते थे, ठीक है, उनकी आर्मी वार्मी में थे। जब वारंगल को अनेक्स करा गया था तो इसके बाद ये गए थे कंपली। कंपली एक छोटा सा हिंदू किंगडम था, वो काफ़ी कम टाइम तक रहा था। कंपली में दिल्ली सल्तनत की फोर्सेस आ गई थी, उन लोगों ने कंपली को डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरा, और वहाँ के ने बचने के लिए जौहर परफॉर्म करा था। तो इस तरीके से कंपली जो किंगडम था वो पूरा ख़त्म हो गया था। जो लोग बच गए थे वो पकड़े गए थे और उनका कन्वर्जन इस्लाम में करा दिया गया था। बट ये लोग वहाँ से किसी तरह से निकले और बाद में ये वापस हिंदू बनकर सेंट विद्याराणा की वजह से 1336 में जब मोहम्मद बिन तुगलक वीक हुआ और उनकी पॉलिसी से परेशान होकर काफ़ी किंगडम्स इंडिपेंडेंट होने लगे थे, उनमें से ही एक था विजयनगर किंगडम जो फाउंड करा था हरिहर बुका ने। और ये जो एरिया था इनका ये तुंगभद्रा रिवर के नीचे आता था, साउथ बैंक पे पड़ता था तुंगभद्रा रिवर के। विजयनगर की जो कैपिटल थी वो थी हम्पी। अभी तक इनकी ये छोटी सी सिटी थी यहाँ पे विजयनगर की, जो हरिहर और बुका ने फाउंड करी थी 1336 में। बट 1346 के आते आते मतलब 10 साल के अंदर यहाँ पे होयसाला किंगडम रूल कर रहा था, और ये पूरा एरिया ये एनेक्स कर लेंगे। तो हरिहर और बुका ने या फिर विजयनगर ने इस होयसाला किंगडम को अपने अंडर कंट्रोल में ले आए थे 1346 के आसपास। अब देखिए यहाँ पे मदुराई था जहाँ पे पल्लव्स रूल कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि कैसे वो मदुराई सल्तनत बन गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के वीक होने के बाद यहाँ पे मदुराई सल्तनत बन गया था। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट मदुराई सल्तनत के साथ था और वो 4 डेकेड्स तक चला था, मतलब 40 सालों तक इनका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। बट कुमार कंपन एक्सपीडिशन करते हैं मदुराई पे, और ये लिखा है मदुराई विजयम ने। मैंने आपको बताया था कि जो मदुराई विजयम है ये गंगा देवी की लिटरेरी सोर्स में आती है। तो इसमें ही ये लिखा है कि कुमार कंपन जो रूलर थे ये मदुराई पे अटैक करके मदुराई को एनेक्स कर लेंगे। तो ये वाला एरिया भी एनेक्स हो जाएगा विजयनगर में। तो सबसे पहले इन्होंने होयसाला को अटैक में किया। होयसाला यहाँ पे रूल कर रहे थे कुछ। फिर होयसाला के बाद इन्होंने मदुराई सल्तनत पे अटैक करा। मदुराई सल्तनत कहीं यहाँ पे रूल कर रही थी, ये वाला एरिया। तो होयसाला और मदुराई को मिला के अब ये पूरा एरिया इनका हो जाता है। यहाँ पे पूरा ये विजयनगर एम्पायर बन जाता है। बाद में इनका कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे डेक्कन में बहमनी होते हैं, हम पढ़ेंगे लास्ट में। बहमनी के साथ रहता है रायचूर डॉब के लिए। रायचूर डॉब यहाँ पे कहीं पड़ता है। रायचूर डॉब जो है वो तुंगभद्रा रिवर
और कृष्णा रिवर के बीच का लैंड है, उसे रायचूर दौब कहते हैं। तो वो यहाँ कहीं पड़ता था, इस साइड। तो इस एरिया को लेके हमेशा इनका भामिनी के साथ, भामिनी किंगडम के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा है, हम बाद में देखेंगे वो। और उसके अलावा कृष्णा गोदावरी का फर्टाइल एरिया के ऊपर भी इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था भामिनी के साथ। वो काफी टाइम तक चला है, बाद में ये लोग भामिनी को हटा देंगे। विजयनगर एम्पायर के जो सबसे ब्रेवेस्ट या सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे देवराय टू, बट ये भी भामिनी किंगडम से जीत नहीं पाए थे। इनकी डेथ के बाद जो संगम डायनेस्टी है वो वीक हो जाती। मतलब संगम डायनेस्टी के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे वो थे देवराय टू। ठीक है, तो अब तक हमने कितने रूलर्स के बारे में देखा। एक तो हरिहर बुक्का जिन्होंने संगम डायनेस्टी को एस्टैब्लिशमेंट करा था, विजयनगर सिटी फाउंड करी थी। उसके बाद हमने कुमार कंपन के बारे में देखा जिसने मदुराई को एनेक्स करा था। फिर हमने देवराय टू के बारे में देखा जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे संगम डायनेस्टी के, बट इनकी डेथ के बाद संगम डायनेस्टी वीक हो जाती है और ये भी भामनी किंगडम को हरा नहीं पाते। अब इनके बाद जो संगम डायनेस्टी है उसके बाद सलूबा डायनेस्टी आएगी और ये काफ़ी कम टाइम तक रहती है, 1486 से 1509 तक। तो इनके बारे में कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इन जिसने इन्हें फाउंड करा था वो था सलुवा नरसिम्हा। ठीक है, तो बस ये आपको नाम याद रखना कि सलुवा नरसिम्हा वो द फाउंडर ऑफ सलुवा डायनेस्टी इन द विजयनगर किंगडम। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। विजयनगर को 1336 में फाउंड करा गया था। इसने करा था हरिहर और बुक्का ने। ये दोनों ने संगम डायनेस्टी ये दोनों संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब इन दोनों की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। ये दोनों ककतिया रूलर्स जो वारंगल में रहते थे उनके अंडर काम करा करते थे, उनकी आर्मी में थे। अब जब ककतिया रूलर्स को हरा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये वहां से चले गए थे काम्पिली। काम्पिली एक छोटा सा हिंदू किंगडम था जो बहुत कम टाइम तक रह रहा था। दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी थी वो वहां पे भी आ जाती है और वहां पे मैसाकर होता है काफी ज्यादा। काफी लोगों को मारा जाता है और फिर वहां पे जौहर भी परफॉर्म होता है, तो मास सेक्रीफाइस हो जाती है। ये दोनों पकड़े जाते हैं और भी लोग पकड़े जाते हैं और उन सबको इस्लाम में कन्वर्ट करा देते हैं। बट किसी तरीके से वहां से निकल के वापस हिंदू बन जाते हैं। और किसने बनाया था इन्हें हिंदू? विद्यारण्य ने। विद्यारण्य वॉज अ सेंट और उनके अंडर ये वापस हिंदू बन जाते हैं। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है तो ये अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे और विजयनगर सिटी को फाउंड करेंगे। ये जो विजयनगर सिटी है वो यहाँ पे पड़ती है, इस साइड, तुंगभद्रा रिवर के बिल्कुल साउथ बैंक पे। 1346 आते आते ये होयसाला किंगडम जो यहाँ पे रूल कर रहा था, इस होयसाला किंगडम को नेक्स्ट करेंगे सबसे पहले। फिर होयसाला के बाद जो होयसाला किंगडम को नेक्स्ट करा वो हरिहर और बुका नहीं करा था। ठीक है, इन दोनों ने होयसाला किंगडम अपने इंडिया में करा। अब जब ये होयसाला किंगडम करा तो यहाँ से विजयनगर और मदुराई, जो ये वाला एरिया था मदुराई जहाँ पे पहले पांडव रूल करते थे, फिर वहाँ पे दिल्ली सल्तनत का पार्ट था, फिर वो इंडिपेंडेंट हो गया था। तो इस मदुराई वाले इनके साथ एरिया तो इस मदुराई सल्तनत के साथ इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा था। ये 4 डेकेड तक चला था, 40 साल तक कॉन्फ्लिक्ट चला था। बट बाद में कुमार कंपन के बारे में अब हम देखेंगे। कुमार कंपन भी संगम डायनेस्टी के रूलर थे। ये मदुराई जाते हैं और मदुराई को एनेक्स कर लेता है। ये किसमें लिखा है? मदुराई विजयम ने। ये लिखी थी गंगा देवी ने। और मदुराई सुल्तान जितने भी थे सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये वाला एरिया भी इनका आजा हो जाता है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला इनका हो जाता है। अब जब इतने एरिया पे इन्होंने अपने पावर स्टैब्लिश कर ली और यहाँ पे आ गया था भामिनी किंगडम। मैंने आपको बताया था भामिनी किंगडम था 1347 में, यहाँ पे आ रखा था। इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, किसके ऊपर होता था? रायचूर दौब के ऊपर। रायचूर दौब यहाँ पे पड़ता था। और रायचूर दौब क्या होता है? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का एरिया, वो रायचूर दौब था। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है उसके लिए भी इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था। देवराय टू वो संगम डायनेस्टी के सबसे ग्रेट रूलर थे, बट वो भी इन भामिनी डायनेस्टी को हरा नहीं पाए थे। इनकी डेथ के बाद, देवराय टू की डेथ के बाद संगम डायनेस्टी वीक हो जाती है और फिर नेक्स्ट डायनेस्टी आती है सलुवा डायनेस्टी, जिसे फाउंड करा था सलुवा नरसिम्हा ने। और ये डायनेस्टी जो होती है काफी कम टाइम के लिए रूल करती है। ये रूल करती है 1486 से 1519 तक।
तो अराउंड 23 साल ये लोग रूल करते हैं। अब हम कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने संगम डायनेस्टी को देखा, उसके बाद हमने सुलभा डायनेस्टी को देखा। अब हम देखेंगे तुलुवा डायनेस्टी को। यहाँ से तुलुवा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो जो तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर थे उनका नाम था वीर नरसिम्हा। ये नाम आपको याद रखना है। वीर नरसिम्हा वॉज द फाउंडर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है तुलुवा डायनेस्टी के, वो है कृष्णदेव राय। ये वही कृष्णदेव राय जिन्होंने लिखी थी अमुक्त मलदया। अमुक्त मलदया लिखी थी कृष्णदेव राय ने, और ये लिटरेरी सोर्स में आती है। तो कृष्णदेव राय सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। इनके पास ग्रेट मिलिट्री स्किल थी, और साथ ही इनका जो इंटेलेक्चुअल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ही वॉज अ वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी गाय, एंड ही ऑल्सो पोजेस अ ग्रेट मिलिट्री एबिलिटी। अब हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने काफ़ी बैटल्स जीती। मैंने आपको बताया भामिनी किंगडम डेक्कन में था, हम देखेंगे आगे उसके बारे में। बट वो 5 सल्तनत में डिवाइड हो गया था। भामिनी किंगडम वीक हुआ, और उसके अंदर जो उस प्रोविंसेस थे वो 5 किंगडम्स बन गए, जिसे मिला के डेक्कन सल्तनत बोलते हैं। सबसे पहला था अहमदनगर, फिर बेरार, बेदार, बीजापुर और गोलकोंडा। ये 5 किंगडम इस्टेब्लिश हो गए थे भामिनी किंगडम में से। बट इन डेक्कन सल्तनत या फिर 5 किंगडम्स को इस्टेब्लिश होने से पहले कृष्णदेव राय ने भामिनी किंगडम से फाइट करी थी, और उसका थोड़ा एरिया अपने अंडर में ले लिया था। फिर जो रायचूर दौब था, रायचूर दौब पे भी इन्होंने इन्वेड करा, और वहां पे इन्होंने इस्माइल अदल शाह को हराया 1520 में। जो इस्माइल अदल शाह थे, ये बीजापुर के सुल्तान थे। मैंने आपको बताया ना 5 किंगडम्स बन गए थे, एक अहमदनगर, बेरार, बेदार, बीजापुर और गोलकोंडा। तो जो बीजापुर के सुल्तान थे उनका नाम था इस्माइल अदल शाह। तो कृष्णदेव राय ने इस इस्माइल अली शाह को हरा के रायचूर दौब को इन्वेड कर दिया था 1520 में, और वहां से वो बिदार पे गए, बिदार ये वाला, वहां पे गए और उसे भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद इन्होंने गजपति रूलर को भी हराया था, प्रतबरुद्र, और पूरा जो तेलंगाना था ये वाला एरिया पूरा एनेक्स कर लिया था। और इनके कुछ फ्रेंडली रिलेशंस भी थे पोर्तुगीज के साथ। अल्बुकर्क ने अपने एम्बेसडर्स भेज रखे थे कृष्णदेव राय की कोर्ट में। तो ये कृष्णदेव राय की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थी। क्या क्या? सबसे पहले इन्होंने भामनी किंगडम को हराया था उसके ब्रेकडाउन से पहले। फिर इन्होंने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल अदिल शाह को हराया था और रायचूर दौब को इन्वेड कर दिया था 1520 में। वहां से ये बिदार गए और बिदार को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर इन्होंने गजपति रूलर प्रतबरुद को भी हराया था, पूरा तेलंगाना कैप्चर कर लिया था। तो 3 ये इंपॉर्टेंट इनके, या 3 या 4 ये इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन्स थे। ये वैष्णवाइट थे, जो इनका रिलीजन था ये वैष्णवाइट थे। बट ये फिर भी रिलीजियस टॉलरेंट थे, ये सारे रिलीजन को टॉलरेट करते थे। और ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, और इन्हें आंध्र बोझ भी बोलते थे। हमने देखा था कि इन्होंने अमुक्त मल्याद खुद लिखी थी, और उसके अलावा इन्होंने और भी चीज़ें लिखी थी, जैसे जाम्बवती कल्याणम या उषा परिणाम, अभी हम देखेंगे। इनकी कोर्ट में 8 एमिनेंट स्कॉलर्स थे, जिन्हें ये बोलते थे अष्ट दिग्गजस। ये सब इनकी रॉयल कोर्ट में थे, और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था अलासनी पेदना। हमने देखा था अलासनी पेदाना के बारे में, जिसने मनु चरितम लिखी थी, याद है? हमने लिटरेरी सोर्स में देखा था मनु चरितम, वो अलासनी पेदाने ने लिखी थी। ये सबसे बढ़िया थे, सबसे ग्रेट थे। अलासनी पेदाना को आंध्र कविता पितामह भी बोलते हैं। मतलब आंध्र में, उस एरिया में जो पोएट थे सबसे ग्रेट थे। हमने देखा था कि मनु चरितम इन्होंने लिखी थी, और उसके साथ इन्होंने हरिकथा सरम भी लिखी थी, ये हिज है। तो मनु चरितम हमने देखा था लिटरेरी सोर्स में आती है, और उसके साथ इन्होंने हरिकथा सरम भी लिखी थी। तो अलासनी पेदाना का नाम आपको याद रखना है। अलासनी पेदाना के अलावा पिंगली सुरना और तेनाली रामाकृष्णा, ये भी 2 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे। जो ये तेनाली रामाकृष्णा है, इसका नाम आपने सुना होगा, और एक सीरीज भी आती थी तेनाली रामन के नाम से। एक सीरीज भी आती थी और बचपन में कार्टून भी आता था तेनाली रामन। तो ये वो ही तेनाली रामाकृष्णा है।
और उसमें जो राजा थे उसमें वो कृष्णदेव राय थे, वो पूरा दिखा रखा है। ये पिंगाली सुरैना और तेनाली रामाकृष्णा दोनों ही इस अष्ट दिग्गजाज में आते थे। ठीक है, ये भी दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे। अब जो ये रामाकृष्ण राय थे, ये इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे कि इन्होंने तेलुगु वर्क और संस्कृत वर्क दोनों लिखे थे। तेलुगु वर्क में आपको बता चुका, अमुक्त मल्याद। संस्कृत वर्क में जाम्बती कल्याणम और उषा परिणायम, ये दोनों भी कृष्णदेव राय ने लिखे थे। साउथ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स थे मोस्टली उन्हें रिपेयर करा दिया था कृष्ण राय ने। उनके अलावा वितला स्वामी और हजारा रामस्वामी का जो टेम्पल्स है वो काफी फेमस है, वो भी इन्होंने फाउंड करे थे विजयनगर में। ये आज भी है, वितला स्वामी और हजारा रामस्वामी, ये दोनों जो टेम्पल्स है ये कृष्ण राय ने ही बनाए थे। इन्होंने एक सिटी भी बनाई, नगलपुरम, और ये इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे बनाई थी, नगल देवी, उनकी मेमोरी में। उसमें इन्होंने काफी ज्यादा राय गोपुरम्स बनाए थे। राय गोपुरम्स क्या होते हैं हम देखेंगे आगे। तो इनका जो रिलीजन था वो वैष्णवाइट था। ये आर्ट एंड लिटरेचर के काफी बड़े पैट्रॉन थे और इन्हें आंध्र बोझ भी बोलते थे। हम देख चुके हैं लिटरेचर में, हमने देखा कि इन्होंने एक तेलुगु वर्क लिखा था जिसे अमक्त मल्याद बोलते थे, और संस्कृत वर्क लिखे थे जम्बती कल्याणम और उषा परिणायम। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इन्होंने जितने भी टेम्पल्स थे साउथ इंडिया में वो रिपेयर कराए, और दो फेमस टेम्पल भी बनाए, वितला स्वामी और हजारा रामस्वामी टेम्पल्स विजयनगर में। उसके अलावा इन्होंने एक पूरी सिटी बनाई नागलपुरम अपनी वाइफ नागल देवी की मेमोरी में, जहां पे इन्होंने राय गोपुरम्स बनाई है। जो ये राय गोपुरम्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इनका डिस्टिंक्ट फीचर्स है इनकी आर्ट का। इनकी कोर्ट में 8 एमिनेंट स्कॉलर्स थे जिन्हें ये अष्ट दिग्गज बोलते थे, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे अलासनी पेदाना, जिन्हें आंध्र कविता पितामह भी बोलते थे। अलासी पेदाने मनुचरिरम और हरि कथासरम ये दोनों लिखी थी। अलासी पेदाने के अलावा पिंगुली सुरना और तेनाली रामाकृष्णा, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे इनकी कोर्ट में। तेनाली रामाकृष्णा तेनाली रामानी है। अब कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है 1529 में। ये बीमार पड़ जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद इनका जो छोटा भाई होता है अच्युत देव राय, वो किंग बनता है। अच्युत देव राय कुछ टाइम तक रूल करता है और फिर इनकी भी डेथ हो जाती है, और इनका जो बेटा होता है वेंकट वन, ये जेंटलमैन ये रूल करते हैं। बट जो वेंकट वन है ये 6 महीने बाद ही मर जाते हैं, इनका असैसिनेशन हो जाता है। फिर जो अच्युत देव राय के नेफ्यू होते हैं उनका नाम होता है सदाशिव राय, ये किंग बनते हैं। और सदाशिव राय की कोर्ट में एक जेंटलमैन होते हैं आलिया राम राय, ये चीफ मिनिस्टर होते हैं सदाशिव राय के। सदाशिव राय की भी डेथ हो जाती है और जो आलिया राम राय है ये किंग बन जाते हैं। अब आपको ये चीज याद रखनी है, जो आलिया राम राय है एक तो ये चीफ मिनिस्टर होते हैं, दूसरा ये कृष्णदेव राय के सन इन लॉ भी होते हैं। तो ये जो आलिया राम राय है ये चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, कृष्णदेव राय के सन इन लॉ भी होते हैं। और फिर जब ये किंग बनते हैं इनकी ही रेन में बैटल ऑफ तलाईकोट होती है 1665 में, जिसमें विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है। तो इनकी कुछ पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ये तलाईकोट में बैटल हुई, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकंडा, बेदार, हमने देखा था कि ये वाला एरिया दक्कन सल्तनत वाले जो किंगडम्स है, अहमदनगर, बीजापुर, बेदार, गोलकंडा, बेरार नहीं था। अगर क्वेश्चन आया बेरार का तो बेरार नहीं था, बेरार यहाँ पे पहले ही खत्म हो गया था। तो ये 4 किंगडम्स मिलके इनकी कंबाइंड फोर्सेस बैटल ऑफ तलाईकोट में आती है और राम राय, आलिया राम राय को हरा देती है और इन्हें मार देती है। फिर आलिया राम राय के बाद ये थिरुमल किंग बनते हैं, ये भी इनके छोटे भाई होते हैं और ये भी सन इन लॉ होते हैं कृष्णदेव राय के। और ये थिरुमल बनाती है अरिविद डायनेस्टी, यहाँ से दूसरी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स है वो है श्रीरंग वेंकट टू। और फिर जो लास्ट रूलर होते हैं श्रीरंगा 3 होते हैं, और फिर श्रीरंगा 3 के बाद विजयनगर एम्पायर पूरा खत्म हो जाता है अराउंड 1646 में। उसके बाद काफी इनमें से इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनते हैं, जैसे वरिया डायनेस्टी या फिर नायकास, या फिर ये मदुराई वाले एरिया में नायक, आदिल शाह डायनेस्टी, कुतुब शाह डायनेस्टी, काफी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन जाते हैं। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे जब हम थोड़ा मुगल वुगल पढ़ेंगे। बट श्रीरंगा 3 लास्ट रूल होते हैं और 1646 में पूरी जो विजयनगर एम्पायर होता है वो खत्म हो जाती है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, कृष्णदेव राय की डेथ हुई, उसके बाद उनके छोटे भाई अच्युत देव कृष्ण किंग बने,
अच्युत देव के बेटे थे वेंकटवन, वो किंग बने, पर ये 6 महीने तक रहते हैं और उनका असैसिनेशन हो जाता है। इनके असैसिनेशन के बाद जो अच्युत देव के नेफ्यू होते हैं राय शिवा राय बोल लीजिए, वो किंग बनते हैं। और इनकी कोर्ट में एक जेंटलमैन होते हैं आलिया राम राय, ये चीफ मिनिस्टर भी होते हैं और कृष्णा देव राय के सन इन लॉ भी होते हैं। तो शिवासिद्ध राय के बाद ये आलिया राम राय किंग बनते हैं और इनकी कुछ पॉलिसीज होती है जिसकी वजह से बैटल ऑफ तलाईकोट होती है 1665 में, जिसमें द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदा हु आर पार्ट ऑफ दिस डेक्कन सल्तनत, दे डिफीटेड द राम राय एंड यहां से पूरे विजयनगर एम्पायर बर्बाद होना स्टार्ट हो जाता है। इस बैटल के बाद पूरा विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है। ये पूरी फोर्सेस जो होती है, ये जो हम्पी कैपिटल होती थी, उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इनफैक्ट जो इसके फिर सक्सेसर्स होते हैं, राम राय के सक्सेसर होते हैं थिरुमल, जो अराविड डायनेस्टी बनाते हैं। ये थिरुमल भी सन इन लॉ होते हैं कृष्णदेव राय के। ये अपनी कैपिटल भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि पूरी जो हम्पी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इनका एरिया बहुत छोटा सा रह जाता है। तो इस डायनेस्टी में श्रीरंगा भी आता है, वेंकट टू भी आते हैं, बट जो लास्ट रूल होते हैं वो है श्रीरंगा थ्री। ये काफी वीक थे और इनकी डेथ के बाद पूरा विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। काफी छोटे छोटे एम्पायर्स इसमें आ जाते हैं, जैसे वदिया डायनेस्टी और नायकास ऑफ केलादी, तंजावुर नायक किंगडम, मदुराई नायक डायनेस्टी काफी आ जाते हैं। और विजयनगर एम्पायर अराउंड 1646 के आसपास, दैट इज द 17th सेंचुरी के आसपास पूरा विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है। तो अभी तक हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी विजयनगर एम्पायर के रूलर्स की। अब हम देखेंगे कि इस पूरे एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पुराना वाला जो पोर्शन था वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। अब मेंस वाला पार्ट देखते हैं। किंग के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, याद रखिए एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तो यहाँ पे रॉयल एब्सोल्यूटिज्म था। हमने देखा था कि बहुत सारे पुराने एंशिएंट टाइम पे जो किंगडम्स थे वहां पे रॉयल एब्सोल्यूटिज्म मिसिंग हुआ करता था। इवन साउथ इंडियन किंगडम्स में काफी रॉयल एब्सोल्यूटिज्म मिसिंग था, बट किंग के पास यहाँ पे रॉयल एब्सोल्यूटिज्म था। किंग किन मैटर्स में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स, मतलब जितने भी पिलर्स होते हैं उन सब में इनके पास रॉयल एब्सोल्यूटिज्म था। और यही ही वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जो मतलब जो भी थे वो किंग ही थे। और जो थ्रोन पे सक्सेशन का लॉ था वो हेरिडेटरी था, किंग का बेटा ही किंग बनेगा, जो राजकुमार हो या फिर जो प्रिंस है वो ही किंग बनेगा। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो किंग को हेल्प करते थे, बट किंग के पास पावर थी कि उन्हें उनकी बात सुननी है या नहीं सुननी। एम्पायर को काफी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में या फिर स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसे मंडलम कहते थे। मंडलम फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ, नायडू नायडू ये नायडू है, मंडलम फिर नायडू में डिवाइड हुआ, फिर नायडू तहसील में डिवाइड हुआ जिसे हम स्थल्स बोलते थे, और फिर स्थल ग्राम में डिवाइड हुए। तो सबसे ऊपर ये एम्पायर आता था। एम्पायर के बाद आ गया मंडलम, मंडलम स्टेट हो गई। उसके बाद नायडू आ गए। ये नायडू कौन है? ये डिस्ट्रिक्ट्स है। नायडू के बाद स्थल्स आ गए। ये क्या है? ये तहसील टाइप है जिसके अंदर काफी विलेजेस होते थे। और फिर लास्ट जो सबसे बेसिक यूनिट थी वो थी ग्राम या फिर विलेज। हमें बस मंडलम के देखना है, जो मंडलम को गवर्न करते थे उन्हें कहते थे मंडलेश्वर या फिर नायक, बस। अब नायडू को कौन गवर्न करते थे, सालू को कौन गवर्न करते थे, ग्राम में जो हेड होता था वो कौन था, ये इतना इंपॉर्टेंट है। हमने वैसे इतना सारा देख लिया, उन्हें याद करना मुश्किल हो जाता है। तो बस आप ये याद रखिए कि गवर्नर ऑफ दिस मंडलम वॉज मंडलेश्वर। बहुत सिंपल है। विजयनगर एम्पायर में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी डिसेंट्रलाइजेशन था, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो विलेज ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा थी। विलेज के जो हेडमैन हुआ करते थे या फिर डिस्ट्रिक्ट के हेडमैन हुआ करते थे, उन्हें फुल पावर्स थी एडमिनिस्ट्रेशन की। ये आपको याद रखना है। विजयनगर रूलर्स गेव, मतलब जो किंग था वो एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी पावर दे देता था लोकल अथॉरिटीज को। टैक्स कहां से आता था? लैंड रेवेन्यू से, जो 1/6 हुआ करता था, 1/6 था। अब आप कंपेयर करिए, 1/3 इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में चल रहा था जहां पे दिल्ली सल्तनत थी, वहां पे 1/3 था। 1/10 कहां पे हुआ करता था? एंशियंट टाइम्स पे, ठीक है। बट यहाँ पे 1/6 था, ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ज्यादा, बीच का 1/6। तो लैंड जो इनकम होती थी वो लैंड रेवेन्यू से होती थी।
अगर कोई फिड्यूटरी है, विजयनगर एम्पायर में बहुत सारी फिड्यूटरी होती थी या फिर उनके वेसल होते थे, वहां से ट्रिब्यूट से गिफ्ट आते थे। कस्टम्स होता था, अगर ट्रेडिंग होती थी पोर्ट्स पे तो कस्टम कलेक्ट होता था इनके, क्योंकि ट्रेडिंग थी, क्योंकि ये सी साइड रहते थे। आप देखिए कि लेफ्ट में भी सी है, अरेबियन सी, और राइट में बे ऑफ बंगाल, तो ट्रेडिंग हुआ करती थी और वहां से जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस पर कस्टम्स लगते थे, और अलग अलग जो प्रोफेशन थे उस पर भी टैक्स लगता था। तो ये कुछ सोर्स ऑफ इनकम थी। एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा? रॉयल हाउस होल्ड पे, मिलिट्री पे, ये सब सबकी सेम कहानी है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ये आपको अब तक ग्रेवी दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इनकम यहाँ यहाँ से हो सकती है और जो एक्सपेंडिचर होगा वो यहाँ यहाँ तक हो सकता है। तो ये सब आप मेंस में लिख सकते हैं अपने आप से बना के। आर्मी में भी वही ग्रेवी है। आप देखिए केवलरी है, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एलिफेंट्स, ये सबके पास होते हैं। इंडियंस के पास एलिफेंट्स होते हैं, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो टॉप ग्रेड ऑफिसर्स है आर्मी में, उन्हें नायक या पॉलीगर्स बोलते थे, और इन्हें लैंड दिया जाता था इनकी सैलरी में। जैसे तो इक्ता सिस्टम था। इक्ता सिस्टम में क्या होता था, जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो नोबल्स थे उन्हें इक्ता सिस्टम के थ्रू लैंड दे दिया जाता था, और फिर वो लोग लैंड से कलेक्ट करते थे। तो ऐसा विजयनगर एम्पायर में सोल्जर्स या फिर आर्मी के साथ था। आर्मी के जो प्रोफेशनल या नायक या पॉलीगर्स होते थे, जो हाई ग्रेड ऑफिसर्स होते थे, इन्हें पूरा लैंड दे दिया जाता था और ये वहां से फिर कैश कलेक्ट करते थे। जो वहां पे लोग टैक्स पे करते होंगे वो इन्हें करते थे और इन्हें वो टैक्स मिल जाता था, तो वो रॉयल ट्रेजरी में नहीं जाता था। इस जो जो लैंड होते थे इन्हें अमरम कहते हैं। दिल्ली सल्तनत वाले टाइम पे क्या होता था, उन्हें इक्ता लैंड कहते थे, यहाँ पे अमरम लैंड कहते हैं। ठीक है, बस नाम का डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट सेम है। ये इक्ता सिस्टम है या फिर अमरम सिस्टम, आप एक बोल दीजिए। जो लोअर ग्रेड ऑफिसर्स है, मतलब जो सोल्जर्स या फिर सैनिक होते थे, उन्हें कैश दिया जाता था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन थी, बहुत सिंपल है, वही घिसी पिटी ग्रेवी है। बस थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, ये नाम, एक तो ये याद रखना है, ये हर जगह नाम चेंज हो जाते हैं, मंडलम, नायडू, स्थल। ठीक है, ये गवर्नर का नाम याद रखना है, और ये याद रखना है कि लोकल अथॉरिटीज को फुल ऑटोनॉमी थी। लैंड रेवेन्यू तो सबका सेम होता है, एक्सपेंडिचर सेम होता है। लैंड रेवेन्यू क्या फिक्स थी, वो 1/6 है, ये याद रखना है। आर्मी सेम थी, बस आर्मी में आप ये अमरम याद रखिए कि अमरम सिस्टम था, एक था सिस्टम जैसे ही था ये, और सब कुछ सेम है। अब हम सोशल लाइफ को देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर की सोशल लाइफ कैसी थी। मैंने आपको बताया कि मंचुरितम किसने लिखी थी? अलासनी पेदाना में, जो अष्ट दिग्गजर में आते थे रॉयल कोर्ट के। उन्होंने वो फोरकास्ट वाला सिस्टम बता रखा था, ये भी वही ग्रेवी है। ठीक है, ब्राह्मण टॉप पे थे और ये प्रिविलेज क्लास हुआ करती थी, तो वही फोर केस्ट वन सिस्टम है। सिल्क और कॉटन क्लोथ्स यूज होते थे ड्रेस में, जो भी लोग कपड़े पहनते थे सिल्क और कॉटन के भी होंगे। परफ्यूम्स भी यूज करते थे लोग, फ्लावर्स यूज करते थे, और ऑर्नामेंट्स भी यूज करते थे। बट यहाँ पे स्लेवरी थी। अब आप ये याद रखिएगा, ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है यहाँ की सोशल लाइफ का। हमने अब तक जितना भी पढ़ा उसमें स्लेवरी कहीं पे भी नहीं थी। हिंदू किंगडम्स में, मुस्लिम में थी, बट हिंदू किंगडम्स में स्लेवरी नहीं थी। तो अब देखिए, ऊपर दिल्ली सल्तनत थी, और दिल्ली सल्तनत में स्लेवरी काफी प्रेवलेंट थी। जो पहली डायनेस्टी बनी थी वही स्लेव डायनेस्टी बनी थी, तो वही धीरे धीरे जो ट्रेडिशन है वो नीचे आ गया। होते हैं ना कि तालाब में अगर एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है, वही सीन हुआ। स्लेवरी सिस्टम मुस्लिम्स ने स्टार्ट करा, अब वही अब हिंदू में भी आ जाएगा। तो ये विजयनगर एम्पायर फर्स्ट हिंदू किंगडम था जहां पे स्लेवरी प्रेवेलेंट थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज किसने रिफर करी थी? निकोलो कॉन्टी के वर्क ने, ट्रेवल वर्क ने। एक ट्रैवलर थे जो इंडिया में विजिट कर रहे थे। स्लेवरी के अलावा डांसिंग, म्यूजिक, रेसलिंग, गैम्बलिंग एंड कॉक फाइटिंग। कॉक फाइटिंग साउथ इंडिया में अभी भी काफी प्रेवेलेंट है। ठीक है, कॉक फाइटिंग, ये सब कुछ अम्यूजमेंट के लिए गेम खेला करते थे। जो संगम डायनेस्टी थी, हमने देखा था 4 डायनेस्टीज हुआ करती थी। जो संगम डायनेस्टी थी वो मोस्टली सेवाइट्स थी, और विरूपक्ष उनका फैमिली डेट था। विरूपक्ष एक गॉड था, वो उनका फैमिली डेट था। बट जो बाकी की डायनेस्टी थी, सुलुवा, तुलुव, और ये लास्ट वाली जो थी, वो सारे वैष्णवाइट्स थे। तो जो संगम रूलर थे वो सेवाइट थे, बाकी सारे वैष्णवाइट थे। अब आप देखिए, ये लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंट थे। आप अगर आप कंपेयर करते हुए चलिए, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ऊपर, मतलब दिल्ली सल्तनत चली रहा है, दिल्ली सल्तनत में क्या होता था? दिल्ली सल्तनत में हिंदू को हाई पोस्ट नहीं देखी जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज वो पूरा इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। उनके लिए हिंदू की कोई नजर ही नहीं थी, मतलब उनकी आंखों में कोई नजर ही नहीं थी हिंदू की।
उनके लिए बस हिंदू एक वो था, सब्जेक्ट था जिसे उसे प्रोटेक्ट करने के भी वो फीस लेते थे। हमने देखा था हिंदूज को जिमी कंसिडर करते थे और उनसे वो टैक्स भी पे करते थे कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे ये सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे और मुस्लिम्स भी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छी पोस्ट पे रखे जाते थे और वो अपनी अपने प्लेस पे जहाँ पे भी वो चाहे वहां पे मॉस्क बना सकते थे और फ्री वर्शिप भी कर सकते थे। उन पे कोई टैक्स नहीं था कि हम तुम्हें मॉस्क तुम बना रहे हो तो फ्री वर्शिप करो, मतलब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा वर्शिप के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। इवन वो हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे भी अपॉइंट होते थे किंग के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे सेक्युलरिज्म था और ऊपर दिल्ली सल्तनत ही है इसी टाइम पे चल रही है, वहां पे वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। तो आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है आइडियोलॉजी में। एनीवेज, वुमेन की पोजीशन भी इंप्रूव नहीं होती है। ये आपको हर जगह सेम स्टोरी मिलेगी सोशल लाइफ में, वुमेन की पोजीशन इंप्रूव नहीं होती है। हाँ, बट कुछ अच्छे राइटर्स हुए वुमेन में, जैसे गंगा देवी, ये कुमारपन, उनकी वाइफ थी कुमारपन, हमने देखा था ना, जिन्होंने मदुराई एनेक्स कर लिया था। ये संगम डायनेस्टी के रूलर थे कुमारपन, उनकी वाइफ थी गंगा देवी और उन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा था मदुराई विजयम। मदुराई विजयम ही बताता है कि कैसे कुमारपन ने मदुराई को एनेक्स करा था। तो उनकी वाइफ ने ही ये वर्क लिखा था मदुराई विजयम, ये संस्कृत वर्क था। हनम और थिरुमल, ये काफी फेमस पोएट्स है इस टाइम के। और यहाँ पे भी देवदासी सिस्टम था। अब देवदासी सिस्टम क्या था? डांसिंग गर्ल्स, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ डांसिंग गर्ल्स टू टेम्पल्स, उसे देवदासी सिस्टम कहते हैं। वो अभी भी यहाँ पे प्रेवलेंट था। पॉलीगेमी भी होती थी, पर वो रॉयल फैमिलीज में होती थी कि किंग की बहुत सारी वाइफ्स होती थी, वो पॉलीगेमी रॉयल फैमिलीज में होती थी। और सती भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, सती को ऑनर करा जाता था। तो ये सोशल लाइफ थी। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी विजयनगर एम्पायर की। ऐसा बोलते हैं कि विजयनगर एम्पायर पूरे वर्ल्ड के वेल्दिएस्ट पार्ट में से आता था। मतलब कहां, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के वेल्दिएस्ट पार्ट में से आता था विजयनगर एम्पायर। एग्रीकल्चर सबसे चीफ ऑक्यूपेशन थी और रूरल्स इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। नए नए टैंक्स बनते थे, डैम्स बनते थे और ये सब तुंगाभद्रा रिवर के आसपास बनते थे। अब एक और डिफरेंस, आप दिल्ली सल्तनत से कंपेयर करते हुए चलिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ऊपर ही है, बिल्कुल उसी टाइम पे चल रहा है। अगर आप ऐसे कंपेयर करते हुए चलेंगे तो आपको याद करने में इजी होगा। दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने भी इरिगेशन को प्रमोट करा था, ठीक है। आप अगर देखिए तो मोहम्मद बिन तुगलक को लास्ट में, बिल्कुल जब उनकी सारी पॉलिसीज फेल हो जाती है, तब उन्हें समझ में आता है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में ही सबका फायदा है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट करा और इरिगेशन फैसिलिटीज भी दी, बट वो उसके ऊपर टैक्स लेते थे। आगे भी जितने भी रूलर्स आएंगे दिल्ली सल्तनत में, चाहे वो लोधी हो या फिर वो तुगलक हो, सब टैक्स लेंगे। मतलब इरिगेशन प्रोवाइड तो कर रहे हैं बट उसके लिए अलग से टैक्स। बट यहाँ पे ऐसे नहीं था, रूलर्स इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे खुल के, नए नए टैंक्स बनते थे, डैम्स बनते थे तुंगभद्रा रिवर पे, बट नो टैक्स ऑन इरिगेशन फैसिलिटीज। हमने देखा कि इनकम में प्रोफेशनल इनकम है, कस्टम्स है, लैंड रेवेन्यू था 1/6 जो फिक्स हुआ था, बट कोई भी ऐसा टैक्स नहीं था, इरिगेशन पे कोई भी टैक्स नहीं था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी और उन्होंने अपने गिल्ड्स बना रखे थे। गिल्ड्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है एक पूरे, मतलब अगर कोई वर्कर है किसी कंपनी में तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वैसे ही इंडस्ट्रीज ने वहां पे भी उस टाइम पे गिल्ड्स बना रखी थी। मेटल वर्कर्स काम करते थे, क्राफ्टमैन थे और ट्रेडिंग भी होती थी बहुत ज़्यादा। अब आप देखिए ये सी पोर्ट के पास है, इतने सारे सी पोर्ट्स है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और ये पूरा विजयनगर एम्पायर था। तो यहाँ पे ट्रेडिंग तो होगी, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता होगा सारा सामान, तभी तो ये वेल्दिएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बने, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था। हम देखेंगे कि अरेबिया, पर्शिया एंड साउथ अफ्रीका, पोर्तुगल, ये सब वेस्ट में, और बर्मा, मले, मलेशिया, चाइना, ये सब ईस्ट में, इन सब के साथ पूरी ट्रेडिंग हुआ करती थी कमर्शियल कॉन्टेक्ट से। तो आप ये याद रखिए, अरब, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, पोर्तुगल, पोर्तुगल मतलब यूरोप। आप देखिए अगर आपको वो मैप पता होगा तो कितना आगे है पोर्तुगल जाके, वहां तक भी कमर्शियल कॉन्टेक्ट थे, इसलिए वेल्दिएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थे उस टाइम के। ईस्ट में बुर्मा, मले पेनिनसुला, पूरा जो मलेशिया वाला एरिया है, चाइना तक इनका ट्रेड फ्लॉरिश था। और ये एक्सपोर्ट क्या करते थे?
कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स, स्पाइसेस। अब देखो ये आ गया ना, ये साउथ इंडिया वाला किंगडम, साउथ इंडिया वाला एरिया जो आता है ये, तो यहाँ पे कॉटन होगा, सिल्क होगा, स्पाइसेस सबसे ज्यादा होगा, राइस भी होगा, आयरन, ये सब ये एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट में आपको हॉर्स याद रखना है, क्योंकि वो जो विजयनगर एम्पायर के हॉर्सेस थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि उनकी आर्किटेक्चर में, जो वो टेम्पल्स पे आर्किटेक्चर करेंगे, वहां पे जो सबसे ज्यादा एनिमल्स फाउंड हुआ है जो एंग्रेव्ड है वो हॉर्स ही है। तो हॉर्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या इंपोर्ट करते थे, पर्ल इंपोर्ट करते थे, कॉपर था, कोरल, मर्करी, चाइना से सिल्क आती है और वेलवेट क्लोथ, ये सब इंपोर्ट होता था। डायमंड माइंस भी थी, वो कर्नूल और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में डायमंड माइंस मिली थी। और वराहा, वराह इनका गोल्ड कॉइन को कहते थे, वराह। और ये अलग अलग होता था, मतलब उसका वेट अलग होता था, उसका मेजर अलग हो सकता था, वो विजयनगर एम्पायर में जगह टू जगह डिपेंड करता था, तो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता था। बट आपको ये याद रखना है, वरा इज द गोल्ड कॉइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। और कर्नूल और अनंतपुरम में डिस्ट्रिक्ट में इनकी डायमंड माइंस भी थी। तो अगर ये भी हम कंपेयर करें बाकी किंगडम से या फिर दिल्ली सल्तनत से, तो आप ये लिखिए सबसे पहले, वेल्देस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट टाइम। दिल्ली सल्तनत वेल्डेस्ट पार्ट नहीं था, उनके पास जो भी रॉयल ट्रेजरी होती थी वो लूट लाट के आते थे, ठीक है, या तो वॉर करके जो किंगडम था जिसे खत्म करते थे वहां से लूट के आते थे, या फिर थोड़ा बहुत वो टैक्स उनका बहुत ही ज्यादा होता था। हमने देखा था कि लैंड रेवेन्यू होता था 1/3। तो अगर उनकी रॉयल ट्रेजरी भरी होती थी मुस्लिम रूलर्स की, वो सारी लूट पाट के पैसों से होती थी। सबसे पहला डिफरेंस ये, ठीक है, ये अगर कोई भी दिल्ली सल्तनत में आ गया एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन मेंस में, तो आप यही लिखिए कि उनकी जो रॉयल ट्रेजरी थी वो कैसे आती थी। वो किसी एनेक्स करते थे कोई एरिया, किंग को हराते थे किसी, वहां से जो वो बूटी लाते थे उनसे सब वो रॉयल ट्रेजरी बनती थी। और उनका जो लैंड टैक्स है वो 1/10 था, 1/3 सॉरी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये वेल्दिस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इसलिए बने क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, हम देखेंगे। एग्रीकल्चर आप दिल्ली सल्तनत और यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों में बराबर बराबर में, बस यहाँ पे ये लोग टैक्स नहीं लेते थे उस पर और वहाँ पे वो टैक्स लेते थे, ठीक है। गिल्ड्स नॉर्थ इंडिया में भी थे, मेटल वर्क, क्राफ्ट एंड ट्रेडिंग, ये सब नॉर्थ इंडिया में होती थी। डायमंड माइन कर्नूल और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में मिली, इसमें तो आप वहाँ पे नहीं लिखोगे कुछ। वहाँ पे भी गोल्ड कॉइन था, अब आप देखिए वहाँ के गोल्ड कॉइन को क्या कहते थे, मैंने आपको बताया, आप याद करिए। उसे यहाँ पे वरा कहते हैं। और ये जो इसका वेट और मेजर होता है वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता था। इनकी कमर्शियल कॉन्टैक्ट अरब, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, पोर्तुगल तक थे, और वेस्ट में बर्मा, मलय पेनिनसुला, चाइना तक थे। क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन, सिल्क, स्पाइस, राइस, आयरन, सॉल्ट पायर, शुगर। और इंपोर्ट करते थे हॉर्स, पर्ल, कॉपर, कोरल, मर्करी, चाइना सिल्क एंड वेलवेट क्लॉथ। हॉर्स आपको याद रखना है, हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन सीखेंगे इनकी, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे ही बताया, गोपुरम या राय गोपुरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है और बहुत डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर है विजयनगर एम्पायर का। आप सर्च करके देखिए राय गोपुरम क्या होता है। ये गेट वे होता है, मतलब अगर आपको किंगडम में घुसना है तो आपको इस राय गोपुरम के अंदर से जाना पड़ेगा, और ये राय गोपुरम काफी एक्सटेंडेड होता था, वहां से फिर आप अंदर जाते थे, ये काफी लंबा लंबा होता था। और दूसरा है कल्याण मंडपम। ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, कल्चरल कंट्रीब्यूशन विजयनगर एम्पायर की। पहला क्या है, राय गोपुरम, ये गेटवे होते थे। और दूसरा है कल्याण मंडपम, ये एक टाइप का टेम्पल होता था, काफी खुला खुला एक मंडप जैसा। और जो कल्याण मंडपम के पिलर्स होते थे टेम्पल के, उसमें हॉर्स के सबसे ज्यादा स्कल्पचर्स कार्व्ड हुए हुए हैं। और भी थे, बट जो चीफ एनिमल था वो था हॉर्स। आप ये सर्च करके देखिए, कल्याण मंडपम भी और ये राय गोपुरम भी। कल्याण मंडपम के ऊपर एक मूवी भी है, तो अगर आप सर्च करोगे वो मूवी आ जाएगी, तो आप कल्याण मंडपम विजयनगर एम्पायर डालिएगा तभी आएगा वो। जैसे मैंने बताया, हॉर्स सबसे ज्यादा कॉमन एनिमल थे और वो ही इन पिलर्स पे मिलते थे। जो बड़े बड़े मंडपम थे, मतलब कल्याण मंडपम छोटे भी थे बड़े भी थे, जो बड़े 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 मंडप थे उसमें 100 पिलर्स भी हुआ करते थे, इवन 1000 पिलर्स भी हुआ करते थे कुछ बड़े मंदिरों में। और बीच में एक सीटिंग होती थी जो मेन डेटी होती उनके लिए, और वहां वो फेस्टिवल ओकेजन्स पे वहां पे रखी जाती थी। तो विजयनगर स्टाइल में कौन से टेम्पल्स आते हैं, कल्याण मंडपम। तो जो कल्याण मंडपम के जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है वो कहाँ कहाँ पे है, एक तो हम्पी, क्योंकि हम्पी कैपिटल थी विजयनगर की, ठीक है। विजयनगर एम्पायर तो बहुत बड़ा था, पर जो मेन थी वो विजयनगर सिटी थी।
और विजयनगर सिटी को आज के टाइम पे हम्पी बोलते हैं। अब मैंने जैसे अब आपको बताया विठल स्वामी और हजारा रामस्वामी, ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है विजयनगर स्टाइल के। कांचीपुरम में भी है, जैसे वराधरज और एकम्परन था, ये भी कुछ अदर एग्जाम्पल है। तो आप अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मेंस में लिखना हो तो ये याद रखिएगा। कृष्णा देव राय की मेडल इमेजेस भी मिली है और उनकी क्वींस की भी तिरुपति में। तो इससे ये पता चलता है कि मेटलर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लोकल लैंग्वेजेस डेवलप हुई है, जैसे संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु एंड तमिल, ये भी आप लिख सकते हो मेंस में। तो ये थी कल्चरल कंट्रीब्यूशन, जिसमें आपको एक तो राय गोपुरम याद रखना है, कल्याण मंडपम याद करना है। आर्किटेक्चर में तो ये, और कल्याण मंडपम में बहुत सारे पिलर्स होते थे, इवन 1000 पिलर्स तक होते थे, और उसमें जो कार्वेशन होती थी वो हॉर्सेस की होती थी। फिर आपको अगर टेम्पल्स में याद रखना है, ये जो कल्याण मंडपल वाला टेम्पल है वो हम्पी रूइंस में, या फिर जो विजयनगर सिटी कहते थे उस टाइम पे, विठल स्वामी, हजारा रामस्वामी, ये दोनों कृष्णदेव राय ने ही बनाए थे। फिर वरध्वज और एकाम्बरंत, ये टेम्पल कांचीपुरम में। तो ये तो आर्किटेक्चर है। आर्ट में मेटल इमेजेस आप लिख सकते हैं कृष्णदेव राय और उनकी वाइफ्स की, उनकी क्वींस जो भी थी, ये तिरुपति में मिली थी। और थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु एंड तमिल, ये सब फ्लॉरिश्ड हुई थी। तो ये था हमारा पूरा विजयनगर किंगडम या विजयनगर एम्पायर। अब हम पढ़ेंगे भामिनी किंगडम। आप जैसे मैप पे देख सकते हैं, ये है बाउंड्री, ये विजयनगर एम्पायर और ये भामिनी किंगडम। ये रही तुंगाभद्रा रिवर, इसके नीचे पूरा विजयनगर एम्पायर था। और ये रायचूर दौब, ये जो दौब है, ये रायचूर दौब, इस दौब की वजह से हमेशा भामिनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, सिर्फ इसकी वजह से, राव चिताब के। बाद में ये एनेक्स कर लिया था कृष्णदेव राय ने। तो ये जो रिवर तुंगाभद्रा, ये पूरा कृष्णदेव राय ने पूरा एनेक्स कर लिया था। तो ये था भामिनी किंगडम। और आप देखिए ये अहमदनगर, बीजापुर और बेदार, यहाँ पे बेरार भी था इस साइड, और ये गोलकंडा, ये 5 अलग अलग प्रोविंसेस बनेंगे बाद में, वो हम देखेंगे अभी लास्ट में। तो जो भामिनी किंगडम के फाउंडर थे, उनका नाम था अलाउद्दीन भामन शाह। इनका दूसरा नाम था हसन गंगू, हसन गंगू। और ये भी 1347 में अपना किंगडम बनाते हैं, किसकी डेथ के बाद, मतलब डेथ भी नहीं बोलेंगे, किसके रेन में, जब किसका रेन वीक हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे 1336 में विजयनगर एम्पायर, विजयनगर किंगडम पूरा इंडिपेंडेंट हुआ था, उसी तरीके से 1347 में भामिनी किंगडम बना था। ये पूरा जो रूल था, ये दिल्ली सल्तनत में आता था, पूरा एरिया ये दिल्ली सल्तनत का था। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा ये नेक्स्ट कर रखा था। तो वहां पे उसने अपने गवर्नर्स बैठा रखे थे, वही गवर्नर जो थे वो तुगलक डायनेस्टी में उन लोगों ने बैठाए थे। पर जैसे तुगलक डायनेस्टी वीक हुई, इन सारे जो किंगडम्स थे, इन गवर्नर ने अपना पूरा एरिया इंडिपेंडेंट कर दिया और अब ये लोग वहां पे रूल कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन भामिन शाह वाज द फाउंडर ऑफ भामिनी किंगडम। पूरे भामिनी किंगडम में टोटल 14 सुल्तान ने रूल करा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही थे फाउंडर अलाउद्दीन भामिन शाह, दूसरे मोहम्मद शाह वन और फिरोज शाह। ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे। एक रूलर थे अहमद वाली शाह, उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी बिदार में, पहले गुलबर्ग में थी, पर ये बिदार आप देखिए यहाँ पे इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी गुलबर्ग से। मोहम्मद शाह 3 के रूल पे पूरे भामिनी किंगडम की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और ये अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक था, ये वाला जो एरिया था ये भी एनेक्स कर दिया था। तेलंगाना तो विजयनगर ने कर दिया था, ये तो आप विजयनगर में रखिए। बट मोहम्मद शाह के टाइम पे ये वाला एरिया, ये यहाँ तक, ये उड़ीसा भी सारा भामिनी किंगडम में आ गया था मोहम्मद शाह के 3 पे, तो वो फिर से हट गया था। वेस्ट साइड में गोवा से बॉम्बे तक था, और ईस्ट में ककिंदा से कृष्णा रिवर के माउथ तक था। तो ये थोड़ा भामिनी किंगडम का एक थोड़ा ओवरव्यू था, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप थोड़े रूलर्स याद रखिए, इसके फाउंडर याद रखिए और डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद रखिए बस।
और कुछ नहीं। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, महमूद गबन। जो ये महमूद गबन थे, ये सबसे पहले तो आए थे एक ट्रेडर के थ्रू। मतलब ये ट्रेडर थे, पर्शियन मर्चेंट, इंडिया में आए थे, जो 42 ईयर्स के थे। बट उन्होंने बाद में बहामनी किंगडम की सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी। और धीरे धीरे इनका काम इतना ज्यादा अच्छा था क्योंकि बहुत ज्यादा लॉयल थे। He was a very loyal person to the Bahmani kingdom, and slowly we see that he became the chief minister because इनकी पर्सनल क्वालिटीज इतनी ज़्यादा अच्छी थी और ये हमेशा किंगडम के लिए लॉयल रहे हैं। धीरे धीरे ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं और इनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा सिंपल थी और मैग्निमस थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ना कोई ज़्यादा लालच, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल लाइफ। ही इज ऑल्सो अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। उनमें बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज थी और ये एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। आप देखेंगे कि जो इंडियन में रूलर्स है वो बिल्कुल अनपढ़ थे, जो मुस्लिम रूलर्स है वो अनपढ़ थे। जैसे इवन मुगल में भी अकबर भी बिल्कुल अनपढ़ थे। आपको पता है अकबर बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्हें कुछ लिखना लिखना पढ़ना तक भी नहीं आता था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा अनपढ़ थे। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक वो इकलौते ऐसे रूलर थे जिन्हें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली थी, बहुत ही अच्छी एजुकेशन मिली थी। बट बाकी के जितने रूलर्स थे वो अनपढ़ थे। बट ये भी मोहम्मद गबन बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, मैथमेटिक्स की इनकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। ये पढ़ाई के लिए बहुत इंकरेजमेंट करते थे, ये पैसे देते थे ताकि कॉलेज बने। बेदार में इन्होंने कॉलेज बनवाया था जहाँ पे पर्शियन स्टाइल आर्किटेक्चर है। इनके ही टाइम पे विजयनगर के साथ वॉर भी हुई है, ऑल्दो वो हार गए थे। उड़ीसा और अरेबियन सी में कुछ पायरेट्स थे, उनके साथ वॉर, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी है, यहाँ पे पायरेट्स ऑफ द अरेबियन सी मान लीजिए। पायरेट्स ऑफ द अरेबियन सी के साथ वॉर हुई है। उड़ीसा मैंने आपको बताया नेक्स्ट कर लिया था, तभी इनका बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक पूरा रूल था। और विजयनगर के साथ भी इनकी वॉर होती थी। इन्होंने रॉयल ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे हर एक प्रोविंस में, जिससे सुल्तान का कंट्रोल बढ़ जाता था नोबल्स और प्रोविंसेस पे। अब ये चाहते थे कि सुल्तान के पास एब्सोल्यूट रॉयलिज्म हो, मतलब सुल्तान को नोबल्स की बात सुनने की जरूरत नहीं पड़े। हमने देखा था कि दिल्ली सुल्तान में उलेमास का बहुत अच्छा रोल था। उलेमास अगर उलेमास ने ही किंग को अपॉइंट करा तो बहुत बेटर होता था, वरना उलेमास हमेशा लड़ती रहती थी। तो ये चाहते थे कि सुल्तान के पास पूरा कंट्रोल हो, तो इसलिए उन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे जो सुल्तान के डायरेक्ट नीचे आते थे। और कुछ फोर्स थे वो रॉयल ऑफिसर्स ही कंट्रोल करते थे, तो जो नोबल्स होते थे और प्रोविंसेस के गवर्नर्स होते थे उन पर इतनी ज्यादा पावर नहीं थी। नोबल्स की इन्होंने अलाउंस भी रिड्यूस कर दी थी और जिसकी वजह से जो डेक्कन में नोबल्स थे वो इनके अगेंस्ट हो गए थे और उन्होंने इन्हें फंसा के सुल्तान से डेथ पनिशमेंट भी दिलवा दी थी। अब आप देखिए ये इतने लॉयल थे, उसके बाद भी इन्हें डेथ पनिशमेंट दिलवा दी थी नोबल्स ने। और इनकी ही डेथ के बाद बहमनी किंगडम डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, मोहम्मद शाह जो रूलर थे जिन्होंने डेथ पनिशमेंट दी थी, उनके बाद वीक सुल्तान आए और 1527 के बाद बहमनी किंगडम है वो 5 इंडिपेंडेंट सुल्तानत में बढ़ गया था। कौन कौन सी थी वो? बेरार, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार और बीजापुर। और फिर उसके आगे की स्टोरी हमें पता है। तो ये था विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम। हमने विजयनगर एम्पायर की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी, हमने उनके सोर्सेज देखे, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ देखी और लास्ट में हमने पूरे विजयनगर एम्पायर कल्चरल कंट्रीब्यूशन देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर हमने बहामनी किंगडम का थोड़ा ओवरव्यू लिया और हमने लास्ट में महमूद गवान जो चीफ मिनिस्टर बन गए थे एक ट्रेडर से, उसके बारे में देखा। तो इसी के साथ ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में, 1526 के आगे का पीरियड। हमने देखा था कि बाबर इंडिया में आते हैं, बैटल ऑफ पानीपत की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जिसमें इन्होंने सिकंदर लोदी का असैसिनेशन कर दिया था। और अब हम देखेंगे कि बाबर कैसे इंडिया में मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश करेंगे।